भगवान ने बनाई प्रकृति, प्रकृति ने बनाया इंसान, इंसान ने बनाया पैसा और आखिरकार पैसे ने बना दिया है इंसान को अपना गुलाम। दोस्तों, आज इस दुनिया में हर चीज़ पैसे से खरीदी और पैसे के लिए बेची जाती है और शायद ही दुनिया में ऐसा कोई इंसान मौजूद हो जिसे पैसे की ज़रूरत ना हो। ऐसे में इस मतलब की दुनिया में क्या ये मुमकिन है कोई इंसान अपने स्वार्थ और सारी महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार करके अपनी जान पर खेलकर किसी और की जान बचाए। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं एंड्रे पार्क से ग्राफिक नॉवल पर बेस्ड नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवी एक्सट्रैक्शन का। साथ ही हम बात करने वाले हैं फिल्म से जुड़ी कुछ फैक्ट्स और इसके सीक्वल से जुड़ी इंटरनेट पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बारे में। शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस मूवी को रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप अब तक इस मूवी को देख चुके होंगे, इसलिए इस वीडियो में आपके लिए मेजर स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी तो पहले जाकर इसे नेटफ्लिक्स पर देख लें और फिर वापस इस वीडियो पर आएँ। तो इसी स्पॉइलर वार्निंग के साथ आइए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है इंडिया और बांग्लादेश के दो बड़े ड्रग माफिया से क्लैश के साथ। बांग्लादेश का बड़ा ड्रग माफिया आमिर आसिफ मुंबई के ड्रग माफिया ओवी महाजन सीनियर के बेटे ओवी महाजन को किडनैप करवा लेता है। किडनैपिंग की वजह पर मूवी में ज़्यादा रोशनी नहीं डाली गई है, पर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अंडरवर्ल्ड में खुद को सुपीरियर साबित करना या फिर अपने राइवल को नीचा दिखाने का इंटेंशन इसकी वजह हो सकती है। ओवी महाजन सीनियर फिलहाल जेल में है और अपने बेटे को बचाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो ये काम वो देते हैं अपने खास आदमी साजू राव को, जो पहले इंडियन स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर भी रह चुके हैं। साथ ही उन्हें धमकी भी देते हैं कि अगर वो उनके बेटे को बचाने में नाकामयाब रहता है तो इसका खामियाजा उसके परिवार को भुगतना पड़ सकता है। ओवी महाजन को आमिर आसिफ के चंगुल से छुड़ाने के लिए साजूराव ऑस्ट्रेलियन मिशनरीज यानी पैसों के लिए लड़ने वालों की एक टीम को हायर करते हैं, जिनकी लीडर होती है निक खान, जो इस मिशन की कमान अपने खास आदमी टाइलर रेक, जो ऑस्ट्रेलियन स्पेशल एयर सर्विस रेजिमेंट के सोल्जर रह चुके हैं, को सौंपती है। डील बस यही हुई होती है कि टाइलर ओवी को बचाकर उसे साजू के हवाले कर देगा और साजू इसके बदले मोटी रकम चुकाएगा। मगर यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ये आ जाता है कि साजू के पास ऑस्ट्रेलियन मिशनरीज की टीम को देने के पैसे है ही नहीं और गवर्नमेंट ने मल्टीपल केसेस के चार्ज में ओवी महाजन के पिता ओवी महाजन सीनियर के सभी प्रॉपर्टीज और एसेट्स को लॉक कर रखा है। तो टेक्निकली साजू इस वक्त ऑस्ट्रेलियन मिशनरीज की टीम को पैसे देना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो साजू खुद बंदूक की नोक पर टाइलर से ओवी महाजन को लेने चला जाता है। साजू को अपने सामने बंदूक ताने देख टाइलर कंफ्यूज हो गया और उसे लगा कि शायद साजू ओवी महाजन के लिए नहीं बल्कि आमिर आसिफ के लिए काम कर रहा है। यहाँ तक भी मूवी में टाइलर रेक और ओवी महाजन के बीच में कोई मेजर इमोशनल कनेक्शन डेवलप नहीं हुआ था। टाइलर बस किसी तरह ओवी महाजन को सुरक्षित उसके पिता तक पहुंचाकर उनसे अपने पैसे लेना चाहता था, इसीलिए ओवी महाजन को बचाने के लिए टाइलर उसे लेकर वहां से भाग गया। जिसके बाद साजू, बांग्लादेश की पुलिस और आमिर आसिफ के लिए काम करने वाले कुछ गुंडों ने काफ़ी देर तक टाइलर का पीछा किया और एक 12 मिनट के लंबे एक्शन सीक्वेंस के बाद किसी तरह टाइलर और ओवी बच निकलने में कामयाब रहे। पर वो दोनों ज़्यादा देर तक छुपे नहीं रह सकते थे, क्योंकि बांग्लादेश के जिस इलाके में वो दोनों फंसे हुए थे वहाँ का बच्चा आमिर आसिफ के लिए काम करता था। इसलिए टाइलर ने वहाँ से निकलने के लिए मदद ली अपने पुराने दोस्त गैस्पर की, जो बांग्लादेश में ही रहता था। मगर गैस्पर ने उन्हें धोखा दिया। गैस्पर ने टाइलर को बताया कि वो आमिर आसिफ के लिए काम करता है और अब उसे ओवी को मारना होगा, मगर टाइलर ने उसे ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि अब तक ओवी और टाइलर के बीच एक तरह का इमोशनल बॉन्ड डेवलप हो चुका था। साथ ही ओवी टाइलर को उसके मरे हुए बेटे की भी याद दिलाता था। इसके बाद टाइलर और गैस्पर के बीच हाथापाई शुरू हुई और इसी दौरान ओवी ने वहां आकर गैस्पर को घायल टाइलर पर भारी पड़ता देख गैस्पर को गोली मार दी। और अब कहानी में सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी कि टाइलर बस किसी तरह से ओवी को सुरक्षित उसके घर पहुंचाना चाहता था बिना कोई पैसे लिए। साथ ही वो ये भी समझ चुका था कि साजू ने उस पर गन इसलिए नहीं तानी थी कि वो आमिर आसिफ के लिए काम करता था, बल्कि इसलिए तानी थी क्योंकि उसके पास उसे देने के लिए पैसे थे ही नहीं। इसीलिए वो फ़ोन पर साजू को कॉन्टैक्ट करता है ताकि वो दोनों सुरक्षित बांग्लादेश से निकल सकें। अब वो दोनों मिलकर ओवी महाजन को सुरक्षित बांग्लादेश से उसे घर पहुंचा पाते हैं या नहीं, अगर पहुंचा पाते हैं तो खुद जिंदा बच पाते हैं या नहीं, या फिर वो बांग्लादेश से ड्रग माफिया आमिर आसिफ के आतंक को खत्म कर पाते हैं या नहीं। इन सब सवालों के जवाब तो आपको पता ही होंगे अगर आपने फिल्म देखी है, और अगर नहीं देखी है तो हम इससे ज़्यादा आपके लिए और कुछ स्पॉइल नहीं करेंगे। आप इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस फिल्म को देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। कास्ट की बात करें, टाइलर रेक का रोल किया हमारे फेवरेट माइटी एवेंजर थॉर यानी क्रिस हेम्सवर्थ ने। ओवी महाजन जूनियर के किरदार में हमें दिखे हैं ट्रेन डांसर और मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर रुद्राक्ष जायसवाल। ऑस्ट्रेलियन मिशनरीज की हेड निक खान का रोल किया है गोलशिफ्ते फरानी ने, जो एक ईरानी एक्ट्रेस हैं। साजूराव के कैरेक्टर में हमें दिखे हैं बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर रणदीप हुडा। आमिर आसिफ का रोल किया है भावेश जोशी जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभा चुके प्रियांश पैनोली ने, जिन्होंने इस फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट 10 से भी ज़्यादा बार पढ़ा सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि वो एवेंजर्स बनाने वाले रूसो ब्रदर्स के साथ ही काम करने जा रहे हैं। ओवी महाजन सीनियर का किरदार निभाया पंकज त्रिपाठी सर ने। टाइलर के दोस्त गैस्पर का रोल किया है 2019 के हेलबॉय और 2020 में आने वाली अपकमिंग मूवी ब्लैक विडो में रेड गार्डन का रोल करने वाले डेविड हार्बर ने। अगर फिल्म के रिव्यू की बात करें तो कुल मिलाकर फिल्म अच्छी है, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा टारगेटेड ऑडियंस के लिए है। यानी अगर आप एक्शन मूवीज़ के फैन हैं तो आपको ये मूवी बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन अगर ये मूवी आप किसी ऐसे इंसान या किसी ऐसे लोगों के समूह को सजेस्ट करते हैं जिन्हें एक्शन फिल्में देखना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आपको इसके लिए गालियाँ भी खानी पड़ सकती हैं। खासतौर से जिस तरह का वायलेंस और मारधाड़ इस फिल्म में दिखाई गई है वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर आपकी उम्र 14 साल से ज़्यादा है और आप एक्शन और थ्रिलर मूवीज़ के फ़ैन हैं तो बेशक ये मूवी देखते वक्त आपको बड़ा मज़ा आया होगा। और आई भी क्यों ना, जो फिल्म को डायरेक्ट खुद मार्वल की कैप्टन अमेरिका, एवेंजर्स और डेडपूल जैसी फिल्मों के स्टंट कोऑर्डिनेटर का काम कर चुके सैम हारग्रेव ने किया है, तो एक्शन की कमी होने का तो सवाल ही नहीं उठता।
डायरेक्टर सैम हारग्रेव ने इस मूवी के ज़्यादातर सीन्स को खुद एक कार की छत पर बैठकर शूट किया है। साथ ही उन्होंने इस मूवी में जो 12 मिनट का अनकट एक्शन सीन डाला है वो तो वाकई कमाल है। इस सीन में कार चीज़ और गन बैटल से लेकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट तक सभी कुछ है। एक ही कॉन्टिन्यूस सीन में कारों का पलटना और ट्रक का धमाके से उड़ना इतनी खूबसूरती से दिखाने का काम डायरेक्टर सैम हारग्रेव के अलावा शायद ही कोई और कर पाता। फिल्म की स्टोरी काफ़ी सीधी और सरल है और इस फिल्म की सिंप्लिसिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फिल्म का ओरिजिनल टाइमलाइन सिर्फ 2 दिन का है, यानी पूरी फिल्म सिर्फ 2 दिन के इंसिडेंट्स को डिपिक्ट करती है। यहाँ पर फिल्म के मेकर्स की वाकई तारीफ करनी होगी, क्योंकि 2 दिन के छोटे से टाइमलाइन की मूवी होने के बावजूद भी इस फिल्म में कहीं पर भी कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट की कमी महसूस नहीं होती। फिल्म को देखते हुए कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी, मोटिव और उनका विजन पूरी तरह से क्लियर हो जाता है और एज अ ऑडियंस आपको कहीं पर भी फिल्म के कैरेक्टर से कनेक्ट होने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। अगर फिल्म के ड्रॉबैक्स की बात करें तो टायलर और ओवी के बीच डेवलप हुए इमोशनल कनेक्शन से रिलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिल्म के स्टार्ट में टायलर सिर्फ पैसों के लिए ओवी को बचाना चाहता था, लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में टायलर बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान पर खेलकर ओवी को बचाने में लग जाता है। हाँ, फिल्म में ये जरूर बताया गया है कि ओवी टायलर को उसके मरे हुए बेटे की याद दिलाता है, लेकिन दुनिया भर में टायलर के बेटे और ओवी की उम्र के कई बच्चे होंगे ना, तो क्या टायलर सबका बॉडीगार्ड बन जाता है? बिल्कुल नहीं। हमें ऐसा लगता है कि अगर फिल्म में टायलर और ओवी के बीच इमोशनल कनेक्शन को डेवलप करने के लिए थोड़ा और टाइम दिया जाता, या फिर टायलर और ओवी को एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट करने के लिए कोई और मेजर रेफरेंस दिया जाता, तो शायद फिल्म में और ज़्यादा मज़ा आ सकता है। यहाँ पर इस ड्रॉबैक का मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि जिस ग्राफिक नॉवल पर ये फिल्म बेस्ड है उसमें हॉस्टेज एक फीमेल कैरेक्टर थी, और जैसे जैसे कहानी प्रोग्रेस करती है दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और स्टोरी के एंड में मरने से पहले मेल कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर के लिए एक फाइनल नोट भी छोड़कर जाता है। यहाँ पर फिल्म के मेकर्स ने कहानी में तब्दीलियां तो कर दी थी, पर वो शायद ये भूल गए थे कि एक मेल कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट होने में और एक मेल कैरेक्टर का फीमेल कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट होने में फ़र्क होता है। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक अच्छा है और समय समय पर बैकग्राउंड में प्ले होने वाले बॉलीवुड गाने म्यूजिक की क्वालिटी को अलग ही लेवल पर लेकर जाते हैं। फिल्म की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया, मुंबई और मुख्य रूप से बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई है। हालांकि फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर जो रूसो फिल्म के प्लॉट को साउथ अमेरिका की किसी कंट्री में सेटअप करना चाहते थे। हालांकि बाद में फिल्म की टीम को लगा कि इस तरह की कहानियों में पहले भी कई बार साउथ अमेरिकन कंट्रीज को दिखाया जा चुका है, इसीलिए बाद में तय हुआ कि फिल्म की शूटिंग ढाका में की जाएगी, जो शुरुआत में इस फिल्म का टाइटल भी होने वाला था, जिसे बाद में बदलकर आउट ऑफ द फायर कर दिया गया। और बाद में फिल्म के मेकर्स को लगा कि टाइटल डेंजल वॉशिंगटन की मूवी मैन ऑन फायर से काफी मिलता जुलता है, इसीलिए इसे भी चेंज कर दिया गया और आखिर में फिल्म का नाम पड़ा एक्सट्रैक्शन। फिल्म की लोकेशन ठीक ठाक और सिचुएशन की नीड्स और मूवी के थीम से काफी हद तक मैच करती हैं, पर फिर भी बांग्लादेश की कुछ मीडिया अथॉरिटीज़ का ये मानना है कि बांग्लादेश को इस फिल्म में ठीक तरह से दिखाया नहीं गया। और अगर आप बांग्लादेश और उसके टूरिज्म के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करें तो आप भी इस बात से सहमत होंगे। एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स ने अपने काम को बखूबी निभाया है, कहीं पर भी कोई कमी नजर नहीं आई। खासतौर से रणदीप सर ने जिस परफेक्शन के साथ अपने किरदार को निभाया है वो वाकई काबिलियत तारीफ है। उन्होंने सही मायने में साबित कर दिया कि बॉलीवुड एक्टर्स एक्शन, ड्रामा, रोमांस या किसी भी मामले में किसी हॉलीवुड एक्टर से कम नहीं है। उनके अलावा हमारे फेवरेट एवेंजर्स में से क्रिस हेम्सवर्थ भी अपने कैरेक्टर में अच्छे लगे हैं। मूवी के डायरेक्टर सैम हारग्रेव भी एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि क्रिस हेम्सवर्थ रोज 10 घंटे काम करने के बाद अपने होटल जाकर भी 2 घंटे क्रू के साथ अगले दिन के सीन्स की रिहर्सल किया करते थे। एक कंप्रेस शेड्यूल होने के बावजूद एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ ने अपना 100% देने के लिए अपना सालों पुराना बच्चा और फैमिली को अपनी मूवीज की शूटिंग पर ले जाने का सेट ट्रेडिशन भी तोड़ दिया। उनकी ये मेहनत और डेडिकेशन उनके स्क्रीन पर आते ही साफ साफ दिखाई भी देती है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी शिकायत फिल्म के मेकर से जरूर है, क्योंकि जो स्क्रीन टाइम पंकज त्रिपाठी सर के कैरेक्टर को दिया गया है वो काफी निराशाजनक है। एक इंडियन ऑडियंस के तौर पर हम सब उनका काम मिर्जापुर और सेक्रेट गेम्स जैसी सीरीज में देख चुके हैं और जानते हैं कि वो किस लेवल के एक्टर हैं। ऐसे में जब उनकी स्क्रीन पर एंट्री हुई तो मेरा एक्साइटमेंट का लेवल कहीं गुना बढ़ गया था। मगर फिल्म खत्म होते होते मुझे रियलाइज हुआ कि फिल्म में उनका पहला सीन उनका आखिरी सीन था, जिसके बाद मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मुझे वाकई समझ नहीं आया कि इतना छोटा सा रोल पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर से कराकर ऑडियंस को झूठी उम्मीदें क्यों दी गई। फिल्म में ये रोल पंकज त्रिपाठी जी के अलावा किसी और एक्टर से भी कराया गया होता तो भी शायद फिल्म पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ओवी महाजन सीनियर के कैरेक्टर को फिल्म में थोड़ा और स्ट्रॉन्ग दिखाया गया होता तो शायद फिल्म थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी। फिल्म के सीक्वल पर आया तो आपको बता दें कि फिल्म का सीक्वल पिछले महीने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, जिस पर काम भी शुरू हो चुका है। मूवी के सीक्वल को भी डायरेक्टर सैम हारग्रेव डायरेक्ट करने वाले हैं। साथ ही क्रिस हेम्सवर्थ भी टायलर रे के रोल में दोबारा नजर आने वाले हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सीक्वल की कहानी भी उसी स्टोरी लाइन कैरेक्टर्स के साथ शुरू होगी जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था, या फिर नेक्स्ट मूवी में टायलर किसी और ही कंट्री में किसी और को एक्सट्रैक्ट करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि पहली पॉसिबिलिटी के ज़्यादा आसार हैं, क्योंकि मूवी एक अच्छे थीम और कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रही है। साथ ही हो सकता है कि फिल्म के सीक्वल में पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए। बेशक इतने उम्दा कलाकार को फिल्म में कास्ट करने की खास वजह रही होगी, और हो सकता है कि फिल्म के मेकर्स ने उनके कैरेक्टर को लेकर कुछ बड़ा सोच रखा हो। खैर, ये बस एक थ्योरी है और आने वाले सीक्वल में क्या होगा क्या नहीं ये तो हमें वक्त ही बताएगा। पर चाहे कुछ भी हो, हम एक्शन मूवीज़ के फैंस को बेसब्री से इस मूवी के सीक्वल का इंतजार जरूर रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यहाँ हमने फिल्म से जुड़े सभी फैक्ट्स और डिटेल्स को कवर करने की कोशिश की है, पर फिर भी अगर आपको लगे कि हमसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो उसे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और हो सके तो हमें कुछ सजेशंस भी देखें हम कैसे अपने चैनल पर वीडियो की क्वालिटी को और इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर आने वाले समय में आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। हमारा चैनल अभी नया है, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।